नमस्कार दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े शैतान यानी एडोल्फ हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी थी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दुनिया में एक और नरसंहार हुआ था जिसमें 30 लाख निर्दोष मारे गए थे। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार था। यह हमारे बिल्कुल नजदीक हुआ था। जरा अंदाजा लगाइए कहां हुआ था। आपको शायद याद भी नहीं होगा या फिर आपसे ये बातें छुपा दी गई। आपको तो शायद यह भी नहीं मालूम होगा कि इस नरसंहार में बेरहमी से मारे गए लोगों में 90% से ज्यादा हिंदू थे। ठीक सुन रहे हैं आप, जगह थी आज का बांग्लादेश। बड़ी बात तो यह है कि यह घटना भारत की आजादी से 24 साल बाद घटी थी। दोस्तों, दिमाग के पर्दे फाड़ देने वाला यह सच मैं आपको गहराई से बताने वाला हूं, लिहाजा आंख और कान जरा खोल कर रखिए, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हैं बहुत से लोगों की तो हिम्मत भी नहीं है कि वो कड़वा सच सुन भी सके, जो आज तक करोड़ों हिंदुओं से छुपाया गया था। दोस्तों, 25 मार्च की रात मानव इतिहास में इतनी काली कभी नहीं थी जितनी 1971 में थी। 25 मार्च इतना मनहूस कभी नहीं था जितना 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश के लिए रहा था। 25 मार्च को इतना क्रूर कत्लेआम कभी नहीं हुआ था जितना 1971 में हुआ था। 25 मार्च को शराबी, अय्यास और सन की तानाशाह की महत्वाकांक्षाओं की बलि कभी नहीं चढ़ा था जितना 1971 में हुआ था। दोस्तों, जरा 25 मार्च की तारीख को ढंग से याद कर लीजिए। 25 मार्च 1306 रॉबर्ट ब्रूस को स्कॉटलैंड का राजा बनाया गया था। 25 मार्च 1663 को अमेरिका में पहली बार घुड़दौड़ हुई थी। 25 मार्च 1807 को ब्रिटिश संसद ने दास व्यापार खत्म किया था। 25 मार्च 1986 में यूनान की राजधानी एथेंस में आधुनिक खेलों की शुरुआत हुई थी। 25 मार्च 1924 को ग्रीस ने अपना स्वतंत्र गणतंत्र बनाने की घोषणा की थी। लेकिन अफसोस की बात है कि इन तारीखों में एक काली तारीख इतिहास के पन्नों में साजिशन दबा दी गई, षड्यंत्र रचकर दफन कर दी गई, गुमनामी की खाई में धकेल दी गई। वो तारीख थी 25 मार्च। लेकिन 1971 की 25 मार्च की तारीख को इस कदर धुंधला कर दिया गया कि इस पर किसी की नजर ही नहीं पड़ पाई। बस बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगर याद ना दिलाती तो शायद दुनिया इसे भूल ही बैठ जाती। दोस्तों, ये अतीत को कुचलने की एक बड़ी साजिश थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में थिंक टैंक द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एंड फॉरेन अफेयर्स ने ईस्ट पाकिस्तान नरसंहार स्टिल यर्न्स फॉर ग्लोबल अचीवमेंट के टाइटल से एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें लेखक मारियो डे गेस्परी ने बताया कि बांग्लादेश नरसंहार को सबसे बड़ा और लंबा माना जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि बांग्लादेश नरसंहार को कोई स्वीकार नहीं करता, जबकि यूरोप और अफ्रीका में ऐसे नरसंहारों को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। दोस्तों, 25 मार्च 1971 की काली, मनहूस, बेमुरव्वत, कातिल रात को पाकिस्तान ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां पर अपनी सेना भेजकर वहां के निहत्थे बांग्लादेशी हिंदुओं को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। मारे जाने वाले लोगों में 90% हिंदू बंगाली थे। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले ये लोग मोमिन थे, जबकि यही बात हिंदुओं तक से छिपा दी गई। वैसे दोस्तों, बंगालियों के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के दौरान ही अंग्रेजों ने इस विनाश गाथा का बीज बो दिया था। उन्होंने हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की लकीर खींच दी थी, जिसके बाद से ही तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी अब का बांग्लादेश भाषाई पहचान, राज्य भाषा, आर्थिक समानता, स्वायत्तता, अपनी रक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर मांग करता आ रहा था। पूर्वी पाकिस्तान भी मौजूदा पाकिस्तान की ही मिल्कियत में आता था, लेकिन पाकिस्तानियों का रवैया पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों के लिए उपेक्षित रहा था। यह इलाका उनकी अय्याशियों, बर्बरता, क्रूरता और पाशविकता के प्रदर्शन का गढ़ बनता जा रहा था। यही बातें पूर्वी पाकिस्तान के सुधारवादी नेताओं को चुभने लगी थी। यहीं से नींव पड़ती है पाकिस्तान की बर्बरता की कहानी की। दोस्तों, वो दौर था 1970 के आम चुनाव का, जिसमें अवामी लीग के प्रमुख बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने
169 में से 167 सीटें जीतकर खुद को नेशनल असेंबली में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का नेता बहुमत से चुनना साबित कर दिया था। पश्चिमी पाकिस्तान के नियंत्रण वाले पूर्वी पाकिस्तान की जनता को पाकिस्तान अपने से नीचा मानता था। यहां पर बड़ी संख्या में हिंदू आबादी भी थी जो पाकिस्तानी कटमुल्लों के टारगेट पर सबसे ज्यादा रहती थी। दोस्तों 1970 के आम चुनाव में बंगबंधु मुजीबुर रहमान की शानदार जीत के बाद जब बांग्लादेश ने पश्चिमी पाकिस्तान से सत्ता हस्तांतरण की मांग की तो पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य शासन ने बहुसंख्यक नेता शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी को सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब ने उन पर अनुचित तौर पर आवास हथियाने के आरोपों को खारिज कर दिया। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने ऐतिहासिक संबोधन किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बता दिया कि अब और ज्यादा नहीं। सत्ता हस्तांतरण के लिए इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस बीच शेख मुजीब और पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान के बीच विवाद सुलझाने के लिए बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान से बातचीत की आड़ में पाकिस्तान ने एक बड़ा गंदा खेल भी शुरू कर दिया। वो अपनी फितरत के मुताबिक ही एक तरफ तो बातचीत के टेबल पर था तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियां बांग्लादेश में और अधिक सैनिकों को ला रही थी और एक ही समय में पूरे देश में निर्दोष लोगों की हत्याएं की जाने लगी। इनमें भी निशाना बनाया जा रहा था ज्यादातर हिंदू आबादी को। महिलाओं से रेप, बच्चों का मर्डर, पुरुषों का कत्लेआम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो पूर्वी पाकिस्तान के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सत्ता ना सौंपने के बारे में पूरी तरह से मन बना चुका था। और दोस्तों इसके बाद 25 मार्च 1971 की आधी रात को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान की सेना के हमले के साथ ही नरसंहार शुरू हो गया। नरसंहार को नाम दिया गया ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान के हाथ में थी। ब्रिगेडियर अरब के नेतृत्व में मेजर जनरल राव फरमान अली ने 57 ब्रिगेड के साथ ढाका शहर और इसके उपनगरों में जमकर खून बहाया तो मेजर जनरल खादिम राजा ने बाकी के पूर्वी पाकिस्तान में लोगों को कुचलने का काम किया। दोस्तों छात्रों और राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी आर्मी की मारकाट का विरोध किया, लेकिन 25 मार्च की आधी रात ढाका सिटी की सड़कें सैनिकों के साथ लदे वायरलेस जीप और ट्रकों से पटी पड़ी थी। आहट थी इंसानियत पर शुरू होने वाले सबसे बड़े अत्याचार की। कोई नहीं जानता था कि नरसंहार का यह सिलसिला 9 महीने तक चलेगा। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ ढाका छावनी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर फार्म गेट पर बंगालियों ने सड़कें जाम कर दी। बड़े बड़े पेड़ पत्थरों के साथ ही नाकाबंदी करने के लिए पुरानी कारों और बेकार स्टीम रोलर भी सड़क पर पाड़ दिए गए थे। लेकिन अत्याचारों के खिलाफ उठ रहे जॉय बांग्ला यानी बंगाल जिंदाबाद का नारा जल्द ही बंदूकों की तड़तड़ाहट ने खामोश कर दिया। सैकड़ों युवा ऑन द स्पॉट कत्ल कर दिए गए। इस बर्बर कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि वहां के 10 लाख लोग शरणार्थी होकर भारत आ गए। इन विस्थापितों में 90% से ज्यादा हिंदू थे, लेकिन पहचान तक तत्कालीन इंदिरा सरकार ने किसी को नहीं बताई। पाकिस्तान और उसके खूनी साजिशकर्ताओं ने पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू आबादी को तगड़े तौर पर निशाना बनाया था, जबकि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी इसे बांग्लादेश के निर्माण के लिए हिंदुओं का रचा षड्यंत्र बताती रही। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि पाकिस्तान की अभिजात्य सामंतवादी मानसिकता आज भी इस मुगालते में रहती है कि वो भारत में मुस्लिम शासन की उत्तराधिकारी हैं। उनका अपने बंगाली मुस्लिम भाई बंधुओं और उनके सगे संबंधी नागरिकों के प्रति रवैया हैकड़ी, तिरस्कार और सर्वोच्चता के अहंकार से भरे हुए बदमिजाज लोगों जैसा है। दोस्तों जब पाकिस्तानी सैनिक और उनके साथी बंगाली महिलाओं की असमत लूटते थे तो अपने इस घृणित कर्म को बंगालियों का डीएनए सुधारना बताते थे। पाकिस्तान के खिलाफ 9 महीने तक चले इस अत्याचार में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और याह्या खान की कायर सेना ने इतनी ही महिलाओं का शोषण किया, उनका रेप किया। पाकिस्तानी सेना ने बंगबंधु के नेतृत्व में हुए विद्रोह को कुचलने के लिए बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों की लगातार हत्याएं की, जिसके तहत लेखकों, शिक्षकों, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को रात में ही उनके घर से उठा लिया गया और बेहद क्रूर तरीके से उनकी हत्या कर दी गई।
लाखों माओं और बहनों ने अपने बेटों और भाइयों को खो दिया। लाखों निर्दोषों की हत्या का जिम्मेदार याहिया खान शराब और महिलाओं का शौकीन था। दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि चारित्रिक रूप से बेहद पतित था याहिया खान। याहिया खान एक रंगीला तानाशाह था जो शराब का बहुत बड़ा शौकीन था। तानाशाह याहिया खान को लेडीज मैन भी कहा जाता था, जिसकी कई महिलाओं के साथ संबंध थे। सबसे नजदीक महिला थी अकलीम अख्तर, जो जनरल रानी के नाम से भी मशहूर थी। मल्लिका तरन्नुम नूरजहां को याहिया खान नूरी कहकर बुलाता था। नूरजहां भी याहिया खान को सरकार कहकर बुलाती थी। याहिया खान रात को 8 बजे से शराब पीना शुरू कर देता था और 10 बजते बजते पूरी तरह से बेकाबू हो जाता था। यही वजह थी कि रात के 10 बजे के बाद दिए गए उसके आदेशों का पालन नहीं किया जाता था। यानी दोस्तों, पाकिस्तान जिन हाथों में था उनसे मुरव्वत की उम्मीद करना ही बेईमानी था। भयंकर नरसंहार की शुरुआत और यातनाओं के दौर ने 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के नेता मुजीबुर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की घोषणा पर मजबूर कर दिया। उन्होंने 26 मार्च 1971 को एक नए देश बांग्लादेश बनाने का ऐलान कर दिया। तभी से बांग्लादेश इसी तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में 30 लाख से ज्यादा निर्दोष बांग्लादेशियों की हत्या कर दी गई थी। ज्यादातर को ढाका में उनके घरों से उठाकर आंखों पर पट्टी बांधकर मार डाला गया था। 2009 में राज्य की सत्ता संभालने के बाद सत्तारूढ़ अवामी लीग ने बुद्धिजीवियों की हत्या और 1971 के युद्ध अपराधियों को न्याय के दायरे में ला दिया था। दोस्तों, जमात प्रमुख आमिर मतिउर रहमान निजामी और महासचिव अली अहसन मोहम्मद मुजाहिद और अन्य सहायक जनरल अब्दुल कादर मौला और मोहम्मद कमरुज़मैन पर पहले ही युद्ध अपराधों के आरोप साबित हो चुके हैं। इसके साथ ही 1971 में किए गए नरसंहार पर पाकिस्तान से माफी मांगने की मांग बांग्लादेश लगातार करता आया है, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक माफी नहीं मांगी है। 50 साल बीतने के बाद बांग्लादेश सरकार के विदेश राज्य मंत्री शहरियार आलम ने एक बार फिर पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तानी राजदूत इमरान अहमद सिद्दीकी के साथ मुलाकात के दौरान ये मांग उठाई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद भी साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में जनरल याहिया खान की सेना के नरसंहार का कड़वा सच दुनिया के सामने पेश किया था। दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए रोते हुए कहा था कि याहिया खान की सेना ने साल 1971 में जघन्य सैन्य अभियान शुरू किया था, जिससे मुक्ति संग्राम के दौरान हुए नरसंहार में 30 लाख निर्दोष लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना ने उस समय पूर्वी पाकिस्तान रही बांग्लादेश पर 25 मार्च 1971 की आधी रात को अचानक हमला कर दिया था। इस हमले के बाद युद्ध शुरू हुआ और 16 दिसंबर को यह युद्ध समाप्त हुआ, जो भारत की मदद से हुआ था। आधिकारिक तौर पर 9 महीने चले इस युद्ध में 30 लाख लोग मारे गए। साल 1971 के मुक्ति संग्राम में हमने नरसंहार का चरम देखा था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 में उस दौरान पड़ोस में ही हो रहे नरसंहार पर नजर रख रही थी। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी तादाद में शरणार्थी बाहर आ रहे थे। इनकी आधिकारिक तादाद तो केवल 10 लाख बताई गई, लेकिन कहा जाता है कि यह तादाद करोड़ों में थी। मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तान की सेना से मुकाबले के लिए भारत से मदद मांगी। भारत ने हामी भर दी। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत के साथ 1971 की जंग छेड़ दी, लेकिन भारत के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त हुई। दोस्तों, 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। बाद में शिमला समझौते के दौरान भारत ने बिना कश्मीर का मुद्दा सुलझाए ही युद्ध बंदियों को छोड़ दिया। दोस्तों, भारतीय नेताओं की अदूरदर्शिता ही थी कि पाकिस्तान हारकर भी टेबल पर जीत गया। दोस्तों, 1971 की इस नरसंहार वाली त्रासदी को दबा दिया गया, क्योंकि 1971 की उस विजय को हाईलाइट करना था, जो बाद में शिमला में पराजय के रूप में बदल गई। दोस्तों, पाकिस्तान 1971 में जंग में हारा, इस बात को ही उसने बातचीत की मेज पर बड़े ही मनोवैज्ञानिक हथियार के तौर पर पेश किया। जुल्फिकार अली भुट्टो और उसके साथी अजीज अहमद ने बहुत ही शातिनाना तरीके से सोच समझ करके भारतीय प्रतिनिधिमंडल को बचाव की स्थिति में ला दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस बातचीत को लेकर बहुत सहज नहीं था और उसने युद्ध जीता है। भारत के इस रवैये को जानकार भी नहीं समझ सके। माना जाता है कि शायद इसके पीछे इंदिरा गांधी का यह नजरिया था कि शिखर सम्मेलन के दौरान विजेता जैसा बर्ताव
करना हमारे लिए शोभा नहीं देता है। लेकिन हमारी सरकार की यही दूरदर्शिता थी कि उसने इतनी बड़ी त्रासदी को लोगों तक पहुंचने ही दिया, उनकी बातों तक नहीं पहुंचने दिया। और आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हमारे देश के नज़दीक इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, और ये बातें तो हिंदुओं से तो बिल्कुल ही छुपा दी गई। दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार।